विरोध नहीं किया, चीज का खुलकर विरोध नहीं किया, विरोध पर कविताएं अच्छी लिखता है और उसको प्रसिद्धि भी मिल जाती है, शोहरत भी मिल जाती है। तो ऐसी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रकार हैं लेखन के। तो जो बहुत सारे वाले हमारी हिंदी में तो पूरा एक दौर ऐसा रहा है जहां दरबार में अपने आकाओं को खुश करने के लिए शायरी लिखी जाती रही, और हर एक जैसे दोहा कहते हैं, आका के पास अशरफियां कितनी रही होंगी और जिसको मिली है उसके पास कितनी होंगी, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। और ये उस दौर में था जबकि देश में गरीबी और भुखमरी और अकाल भी आया करते थे। हम बात प्रेमचंद की करेंगे। प्रेमचंद के पूरे साहित्य के दो हिस्से में करता हूं, एक गांधी के आने के पहले और एक गांधी के आने के बाद। अगर प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ आपको गांधी दिखाई देते हैं। 1920 के आसपास गोरखपुर के ईदगाह मैदान में गांधी आए थे और उन्होंने जो अपना भाषण दिया था वहां पर, तो उस भाषण को सुनने के बाद असहयोग आंदोलन जिसको हम कहते हैं या खिलाफत आंदोलन के साथ जो चला था, तो गांधी ने कहा सरकारी नौकरियां छोड़ो। दो लोगों ने नौकरी छोड़ी, एक फिराक गोरखपुरी और दूसरे मुंशी प्रेमचंद। फिराक गोरखपुरी के पास अच्छे खासे पैसे वैसे थे और वो समृद्ध आदमी थे, वो छोड़ना अफोर्ड कर सकते थे। प्रेमचंद अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तो नौकरी छोड़ने का इरादा कर लिया है, तो बीवी ने कहा कि देख लेंगे फिर आगे कैसे भी किसी तरह से। तो वहां से प्रेमचंद की साहित्य में गांधी का प्रवेश होता है। और गांधी जिन दो तीन चीजों को लेकर चले थे गांधी का इरादा कभी भी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं रहा। वो कहते थे सियासी आजादी कभी भी पाई जा सकती है और शेर को हटाकर चीते को रख देना ये आजादी नहीं होती है। तो अंग्रेजों को हटा के आप उसी तरह का दूसरा व्यक्ति रख दे तो वो आजादी नहीं होती है, जैसा कि हमने बाद में देखा। गांधी ने कहा कि समाजी आजादी पहले होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम हमारे पास थी, एक तो फिरका परस्ती थी और दूसरी जातिवाद हुआ करता था। प्रेमचंद का ताल्लुक फिरका परस्ती से उतना नहीं रहा क्योंकि उनके तमाम दोस्त जो थे वो सभी जातियों और मजहबों के थे और उस तरह से उनकी परवरिश भी नहीं हुई थी, तो इस मामले पर उन्होंने बहुत सोचा नहीं। प्रेमचंद के उपन्यास में, कहानियों में जहां पर मुस्लिम परिवेश आता है, मुस्लिम कैरेक्टर्स आते हैं, तो वो हिंदुओं के साथ मिले जुले ही आते हैं, उनके साथ रहने वाले ही आते हैं। तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, बात करते हैं हम जाति पर, जो इतनी बड़ी समस्या है कि वो आज भी मौजूद है, ढके छुपे तौर पर मौजूद है हमारे यहाँ पर। इसको लेकर प्रेमचंद की 4 कहानियां। एक है सदगति जो 1930 में मेरे ख्याल से जमाना में छपी थी निजात नाम से, और हिंदी में बाद में सदगति। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे और उसके बाद उसका वो हिंदी ट्रांसलेशन खुद करते थे। ऐसा क्यों करते थे उस पर हम कभी फिर बात करेंगे। पर उन्होंने कभी भी कोई भी किताब, कोई भी कहानी पहले हिंदी में लिखी हो ऐसा नहीं है। उर्दू में लिखकर फिर वो हिंदी में, कई बार हिंदी में पहले छपती थी, उर्दू में लिखी पड़ी रहती थी उनके पास। तो एक सदगति थी, दूसरी एक है ठाकुर का कुआं, एक है पूस की रात और एक है कफन। इन 4 कहानियों की बात करेंगे। इन 4 कहानियों में जहां भी 8 मिनट होंगे वहीं पर हम रुक जाएंगे और बाकी कहानियां पढ़ लीजिएगा। शुरुआत सदगति से करते हैं जिस पर सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई थी 1980 में जब मुंशी प्रेमचंद के 100 साल हुए थे। बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने, सदगति टेली फिल्म थी। सदगति कहानी कुछ इस तरह से है कि एक पंडित जी हैं और उस इलाके में एक दलित व्यक्ति हैं जिसको अपनी बेटी की सगाई करवानी है और सगाई का मुहूर्त निकलवाना है। मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित जी के पास जाना है। पंडित जी के पास खाली हाथ नहीं जा सकते, इसके पास पैसे नहीं है, छोटी सी झोपड़ी है, थोड़े से घास वास काट कर वो पंडित जी के पास ले जाता है। पंडित जी बिजी हैं, पंडित जी 2 घंटे पूजा करते हैं। उस 2 घंटे में ये आदमी उनके यहाँ झाड़ू लगाता है, गोबर से लीपता है, भूसौल में ले जाता है। फिर पंडित जी आते हैं, भोजन करते हैं, उसको एक बार भी नहीं पूछते तूने खाया है कि नहीं खाया है क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों से इस तरह के फालतू बातें नहीं करते हैं। तो और फिर उससे कहा जाता है कि एक लकड़ी की गांठ पड़ी है, जिस गांठ पर इसके पहले लोगों ने हाथ आजमा लिए थे और गांठ का कुछ हुआ नहीं था, उसे काट कर उसके छोटे टुकड़े करने थे और वो टुकड़े करने का काम उसको दे दिया जाता है। प्रेमचंद ने इनका नाम दुखी रखा है क्योंकि बेचारा दुखी ही है और वो दुखी पूरी कोशिश करता है उस गांठ को काटने की और नहीं हो पाता है। इस बीच में उसे लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी आग ले लूं तो चिलम पी लूं, थोड़ी ताकत आ जाएगी। आग मांगने के लिए वो पंडित जी के
रसोई में तो नहीं, दरवाजे के पास पहुंचता है और वो पंडिताइन को नागवार गुजरता है और वो आग, उपले की आग उसके ऊपर फेंक देती है। और जब आग फेंकती है तो उसको लगता है कि देखो ये मेरे पापों का प्रायश्चित हो रहा है, क्योंकि पंडित के घर के अंदर मैंने कदम रखा तो भगवान नाराज हो गया होगा। और फिर उसके बाद वो चिलम पीता है और उसके बाद वो लकड़ियां काटते काटते मर जाता है वहीं पर, क्योंकि वो बहुत भूखा था, ये उसके बस का रोग नहीं था। मर जाने के बाद एक दूसरा कैरेक्टर आता है और वो हरिजनों की बस्ती को कहता है कोई भी इस लाश को हाथ नहीं उठा लगाएगा क्योंकि पुलिस केस हो गया है। ऐसे में पंडित जी पहले इन लोगों से कहते हैं कि आप अपनी लाश ले जाओ, कोई ले नहीं जाता है। तो वो एक फंदा बनाकर उसके पैरों में डालते हैं और घसीटते हुए जहां मरे हुए जानवर फेंके जाते हैं वहां ले जाकर वो फेंक देते हैं और फिर वहां गिद्ध कौवे उसको खाते हैं। फिर पंडित जी नहाते हैं, पूरे घर में गंगा जल छिड़कते हैं और पंडित जी पवित्र हो जाते हैं। कहानी का नाम है सदगति, और हिंदुओं में सदगति कहा जाता है कि मरने के बाद जिसकी बहुत अच्छी गति होती है, जो सीधे स्वर्ग में जाता है, उसको सदगति बोलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुखी की दुर्गति हो रही है और प्रेमचंद ने तंज किया है सदगति लिखकर। सवाल ये उठता है कि उस दुखी को क्या जरूरत थी कि अपनी बेटी के लिए वो मुहूर्त पंडित जी से लेने जाए? उसे क्या जरूरत थी कि वो पंडित जी की वो लकड़ी को काटे, उनकी घास छीले? क्योंकि गुलामी जो होती है वो बाहर नहीं होती, गुलामी भीतर होती है। तो उनके जहन में जो गुलामी डाल दी गई थी छोटी जाति वालों के कि बड़ी जातियों की सेवा करना ही आपका फर्ज है और उसी में आपकी मुक्ति है, हजारों साल से उनको इस तरह ट्रेन किया जाता रहा। इस ट्रेनिंग और इस सिस्टम पर प्रेमचंद कुल्हाड़ी चलाते हैं। तो वो कुल्हाड़ी जो है वो प्रेमचंद की है, गांठ जो है वो हमारा सिस्टम है जाति व्यवस्था का, जिसको तोड़ने की कोशिश प्रेमचंद करते हैं। पर प्रेमचंद को भी पता था ये मेरे बस की बात नहीं है, जैसे वो दुखी के बस की बात नहीं थी। और हुआ ये कि आज भी हम देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था उतनी ही मजबूती के साथ जड़ जमाए हुए हमारे समाज में है। आज भी बहुत सारी जातियों को पीने के पानी की सुविधा नहीं होती है, आज भी बहुत सारी जातियों को पढ़ने की सुविधा नहीं होती है, आज भी बहुत सारी जातियों को उन जातियों का होने की वजह से उन पर जुल्म किए जाते हैं। तो ये थी ठाकुर का कुआं। सिर्फ उस सिस्टम का ही विरोध करना नहीं, उसके अलावा प्रेमचंद ने एक असहयोग भी दिखाने की कोशिश की है। एक कहानी है कफन, जिसको लेकर बहुत सारा बवाल मचा था दलित साहित्य में भी और बाकी में भी। एक बात और यहाँ पर कि प्रेमचंद जब ये सब लिख रहे थे तो प्रेमचंद उस जमाने में गालियां भी खा रहे थे, प्रेमचंद को कोसा भी जा रहा था। बड़े बड़े अखबारों में और मैगजीन्स में प्रेमचंद के खिलाफ लिखा जा रहा था। प्रेमचंद ब्राह्मणों के दुश्मन है, इस नाम से एक पूरी सीरीज लिखी जा रही थी और प्रेमचंद के साथ बहुत सारे ब्राह्मण अपने ताल्लुकात तोड़ रहे थे और ये सब करते हुए भी प्रेमचंद वो लिख रहे थे। तो जब आप विरोध करते हो तो विरोध के बाद जिसका विरोध करते हो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो विरोध नहीं होता है कि आप विरोध भी कर रहे हो, जिसका कर रहे हो वो ताली भी बजा रहा है। तो वो एक तरह का फैशनेबल विरोध होता है और ये विरोध ऐसा होता है जहां पर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, जो कीमत प्रेमचंद लगातार चुकाते रहे। कफन कहानी के अंदर प्रेमचंद ने दिखाने की कोशिश की है कि बाप बेटे हैं, नाम है घीसू और माधव। कहानी 1932 के आसपास की है। माधव घीसू की उम्र 60 साल की है, माधव की उम्र 20 साल की है। घीसू को इसके पहले 9 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 8 मर गई है, 1 बचा हुआ है। माधव की बीवी है जो प्रेग्नेंट है और जिसको अब डिलीवरी होने वाली है और जो छोटी सी झोपड़ी के अंदर कराह रही है, चिल्ला रही है। और ये दोनों बाहर किसी के खेत से आलू चुरा कर लाए हैं, वो बैठकर खा रहे हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है और फिर घीसू चाहता है कि माधव जाकर देखे, माधव चाहता है घीसू जाकर देखे। दोनों नहीं जाते हैं, वो औरत वहां पर छटपटा कर मर जाती है। सुबह जब मर जाती है तो ये लोग जाते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं। अगर उसके इलाज के लिए पैसे मांगने जाते तो कोई भी नहीं देता। उसके कफन के लिए मांगने जाते हैं तो जमींदार उस जमाने में 2 रुपए देता, तो कोई 4 आने देता, कोई 8 आने देता है। धीरे धीरे 5 रुपए जब जमा हो जाते हैं इनके पास, ये 5 रुपए लेकर बाजार जाते हैं। बाकी के लोग कुछ बांस काटने या अर्थियां बनाने की तैयारी करते हैं और बाजार में जाने के बाद कभी महंगा वाला कभी सस्ता वाला देखते देखते इनकी नजर जाती है एक शराब की दुकान पर और वहां जाकर वो 1 बोतल पूरी शराब लेते हैं और कुछ खाने की चीजें लेते हैं और खा पी कर मस्त होकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।
इस आधार पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि घिसू और माधव बहुत अमानवीय कैरेक्टर हैं, घिसू और माधव नकारा हैं या नालायक हैं या आलसी हैं या काहिल हैं। फिर उसमें हम प्रेमचंद को देखते हैं, जहां जहां प्रेमचंद आते हैं। प्रेमचंद ने यह बताया है कि घिसू और माधव जिस समाज में थे उस समाज के अंतर्गत ये खेतीहर मजदूर थे, जिसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयड कहते हैं। कभी कभार गांव में थोड़े बहुत काम हो जाते हैं जहां पर ये अपना काम कर लिया करते हैं। इन लोगों के पास अपनी जमीनें नहीं हैं, ये दूसरों की गुलामी करते हैं। प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है कि इन्हीं की तरह दूसरे लोग हैं जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उनकी हालत और इनकी हालत में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो घिसू और माधव का ये कहना था, अगर मेरी मेहनत पर, मेरे श्रम पर जमींदार या बड़े किसान ऐश करें, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये लोग उसी समाज के अंदर, उसी समाज के टुकड़ों पर पलते हैं और उसकी किसी तरह की कोई मदद करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मेरी मेहनत से वो लोग अय्याशी कर रहे हैं तो मैं उनकी अय्याशी का सामान क्यों जुटाऊं। उसके अलावा इन दोनों का ये कहना था एक और बात कि जब इनको चोरी करके ही आलू लाना है तो वो 2-4 किलो आलू ला सकते, पर वो उतना ही लाते थे जितने से दोनों का पेट भर सके, मामूली पेट भर सके, उतना ही वो चुरा कर लाया करते थे। ऐसे में ये चोर नहीं थे, बल्कि ये एक तरह का इनका असहयोग हुआ करता था उस पूरी सोसाइटी के साथ कि आप हम लोगों के साथ अगर जुल्म करोगे तो हम भी आपके साथ असहयोग करेंगे, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रेमचंद एक नए तरह का असहयोग, क्योंकि बिल्कुल आखिर में जब देखते हैं, जब वो दोनों नाचने लगते हैं तो वो कबीर का पद गाते हैं, और कबीर का पद है कि ठगनी क्यों नैना चमकावे। तो ये जो सारा माया है, ये जो सारा इन लोगों का खेल या सिस्टम है, उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश वहां पर प्रेमचंद कर रहे थे। हालांकि वो बहुत ज्यादा उसमें क्योंकि वो सिस्टम इतना मजबूत था कि प्रेमचंद अपनी पूरी ताकत लगाने, प्रेमचंद तो छोड़िए, गांधी ने पूरी ताकत लगाई और कुछ नहीं बिगड़ा, अंबेडकर ने पूरी ताकत लगाई, कुछ नहीं बिगड़ा। जो सिस्टम है उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसके लिए हम सबको ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन हम सबको अपने कामों से इतनी फुर्सत नहीं है कि ऐसी वाहियात चीजों पर हम अपना समय जाया करें। इसलिए हम लोग बहुत खुश रहते हैं, प्रॉब्लम रहते रहें और उस प्रॉब्लम को लेकर हम कविताएं लिखते रहें और सेमिनार करते रहें।